बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अरे शुक्रिया जी हसनैन, बस ने कर ली थी। अच्छा भाई, आज का हमारा जो टारगेट है वो सर हमें इंटेंजिबल्स कवर करना है, SIC 32 कवर करना है और एफए करना है। मतलब मैं तुम्हें बता दूं कि भाई मतलब इतना कंसाइज कर सकता था उतना किया है। सही है जी, ताकि एक वन गो में रिवाइज हो जाए। ये बैठा था मेरे साथ फुजैल, इसको पूछो कि 1.25 घंटा नजर नहीं हिली थी, तब जाके प्रेजेंटेशन बनी है अभी अभी। सही है जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी भाई, सर इंटेंजिबल्स SIC 32 और FRIC 1, क्योंकि हमने ये वैसे भी डिटेल में किया हुआ है, तो हम इसमें जितनी भी समरी है वो एक पेज पे लेके आ गए हैं। सही है जी सर, टारगेट है 15 मिनट में रिवाइज करना है। सही है जी, चलिए जी। अगर मैं एक बात ये कहूं कि भाई अगर इंटेंजिबल की बात करते हैं आप, तो इंटेंजिबल को पहले आप रिकॉग्नाइज करेंगे। इंटेंजिबल को आप रिकॉग्नाइज करेंगे। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपको ये पता भी होना चाहिए कि इंटेंजिबल की कैपिटलाइजेशन के तरीके 3 है। यानी 3 तरीके की सिचुएशंस को आप इंकाउंटर करेंगे इंटेंजिबल्स के वक्त। या तो वो इंटेंजिबल होगा एक्वायर्ड इंटेंजिबल, यानी बना बनाया इंटेंजिबल। तो सर बना बनाया इंटेंजिबल जब तुम लोग लोगे तो उसकी कैपिटलाइजेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। परचेज प्राइस होती है और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होती है। ऑनलाइन में ये याद आ रही है बस, सीधा सीधा सॉफ्टवेयर खरीदा, परचेज प्राइस और जो उसको नेसेसरी कंडीशन में लाने के लिए पैसा लगेगा वो क्या करूंगा, कैपिटलाइज करूंगा। हमने ये सीखा था। और अगर मैं इसका डिस्क्लोजर तुम्हें याद कराऊं तो मैंने तुम्हें एक सीक्वेंस बताई है। ओपनिंग और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के 2 अकाउंट खोलते हो, फिर ओपनिंग में एडिशन ऐड होती है। ये एडिशन की बात कर रहा हूं कि ये एडिशन में अगर एक्वायर्ड इंटेंजिबल है तो सीधे सीधा आ जाएगा। यानी यहां तक कोई मसला। चलें जी, फिर हमने ये सीखा है कि हमारे पास इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स भी होते हैं। अच्छा, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स की 2 किस्में, या तो वो बाय वर्च्यू ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस होते हैं। सही है जी, अगर मैं बाय वर्च्यू ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस से बने हैं मेरे, तो वो खुद ब खुद बन गए। जैसे कंपनी की गुडविल हो गई, कंपनी का ब्रांड नेम हो गया, तो भाई उसकी मार्केट में फेयर वैल्यू तो होगी, बट कॉस्ट कैन नॉट बी। यानी मैं अपनी कंपनी की गुडविल की कॉस्ट मेजर नहीं कर सकता, वो खुद बन गई है। अच्छा, अगर मैं खरीदूं तो वो तो एक्वायर्ड में आ जाएगा सर, वो तो किस में आ जाएगा, एक्वायर्ड में आ जाएगा। भाई ऑनलाइन में तुम सब ये बात क्लियर है। चलें जी, यानी सर अगर वो आपको ये कहे कि कंपनी ने अपना ब्रांड बनाया है इतनी अमाउंट पे, तो आप उसको इग्नोर करेंगे। वो सिर्फ एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू होगी। क्या होगी, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू। अच्छा जी, फिर अगर मैं ये बात कहूं कि अगर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बाय वर्च्यू ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ना बने, मैं खुद बनाऊं, ऐसा हो सकता है? तो अगर मैं खुद बनाऊंगा तो उसके 2 फेजेस हैं। पहला फेज है रिसर्च फेज, दूसरा फेज है डेवलपमेंट फेज। आपको सवाल में लिख के देगा कि कंपनी ने डेवलपमेंट या रिसर्च यहां से शुरू की थी और डेवलपमेंट की कंडीशन इस दिन मीट हुई है। तो जब तक मीट नहीं हुई थी तब तक क्या करोगे, एक्सपेंस आउट। और जिस दिन मीट हो गई, सही है जी, अच्छा सुनना, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट बिकम कमर्शियली वायबल। क्या लिखता है वो, प्रोजेक्ट बिकेम कमर्शियली वायबल। कमर्शियली वायबल का मतलब ये है कि वो 5 कंडीशंस मीट हो चुकी हैं। सॉल्व, पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन सर मैं बता देता हूं, आपके पास टेक्निकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए। सही है जी। दूसरी कंडीशन, नहीं, दूसरी कंडीशन इंटेंशन टू कंप्लीट, या क्या? हाँ जी भाई, पहले तो हमने ये बता दी कि भाई सर आपके पास ये पता होना चाहिए कि भाई टेक्निकल फिजिबिलिटी होगी। अच्छा, फिजिबिलिटी क्या सिर्फ काम नहीं है, नहीं, इंटेंशन होनी चाहिए आई टू कंप्लीट इट, और कंप्लीट करने के बाद या तो यूज करेगा। तो उसके बाद हमने सीखा था एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू यूज और सेल। सही है जी, 3 चीजें हो गई। फिर मैंने कहा कि भाई आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए। अगर पैसा अवेलेबल नहीं है तो तुम्हें आज ही पता है ये कंप्लीट नहीं होगा। और आखिरी चीज, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजरेबल। ये बात क्लियर है? और जो मैंने आपको ये बताया था ना, एबिलिटी टू यूज और सेल, वो डिटरमाइन करता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। क्लियर है जी, यहां तक हमने किया। अच्छा जी, यानी ये 5 की 5 कंडीशन साइमल्टेनियसली मीट होंगी तो वो कमर्शियली वायबल हो जाएगा और आप उसको कैपिटलाइजेशन शुरू करेंगे। और कैपिटलाइजेशन रोकेंगे कब, जब वो कंप्लीट हो जाएगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर डिस्क्लोजर का सवाल आता है तो हो सकता है देयर माइट बी पॉसिबल के
ओपनिंग CWIPO, और फिर ओपनिंग के अंदर फर्दर ये की एडिशन आएगी और वो कंप्लीट होके किसी ना किसी एसेट में जाएगा और फिर वो अकॉर्डिंगली अमोर्टाइज होगा, फिर वो आपको बताएगा इस खर्चे से फ्यूचर में आने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स इतने सालों तक के हैं। तो इतने सालों तक के लिए क्यों बता रहा है? अमोर्टाइज करें। क्या करेंगे? अमोर्टाइज करेंगे। भाई यहाँ तक कोई पंगा? चलिए, हमने कुछ इसी तरीके से सीक्वेंस रखी थी इधर। अच्छा भाई, टेक्निकली आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करके निकालनी है अमाउंट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इधर। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, अगर मैं कोई इंटेंजिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई मैं इंटेंजिबल बना रहा हूँ किसी कंप्यूटर को यूज करके, तो उस कंप्यूटर की पूरी कॉस्ट को इसमें कैपिटलाइज नहीं करूंगा, उसके आने वाला जितना भी डेप्रिसिएशन है वो यहाँ कैपिटलाइज करूंगा। पहले बताओ, ये बात क्लियर हुई? लॉजिकल सी बात है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। अब मैंने अगर एक कंप्यूटर खरीदा, उसकी लाइफ है 5 साल, ऐसा ही है, मैंने यहाँ पे कोई 9 महीने यूज किया है, तो क्या पूरे 5 सालों की कॉस्ट चिपका दूं या सिर्फ 9 मंथ्स की? 9 मंथ्स की, और बाकी कहाँ जाएगी? पीएनएल में। उससे मुझे कोई गलत नहीं है, मुझे कैपिटलाइज अमाउंट निकालनी है। ऑनलाइन में तो ये बात क्लियर है? जल्दी बताओ। सेट है जी? बेहतरीन जी। अच्छा जी, इसके बाद फिर वो कहता है कि एडिशन या तो बने बनाए एसेट से आएगी, या खुद बनाओगे, या आधा अधूरा खरीदोगे। उसको हम कहते हैं इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छा, फिर स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि भाई इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट दो तरीके से आती है, या तो इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, जब आप किसी सब्सिडी को एक्वायर करो तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वो कोई इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही हो, पर जो वो रिसर्च करके डेवलपमेंट में आ चुकी होगी उसके लिए पूरा एसेट है वो। तुम्हें तो बना बनाया एसेट मिल रहा है ना, क्योंकि वो डेवलपमेंट फेज में आ चुका है। मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, तुमसे जो सामने वाला बंदा या वो वॉट एवर सब्सिडी जो है, वो तुमसे सिर्फ रिसर्च के पैसे लेगी, डेवलपमेंट के, दोनों के? उसको मैं कहूंगा फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। क्या कहूंगा? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, क्योंकि तुम्हें बना बनाया एसेट मिल रहा है, तो उसने क्यों एक्सपेंस आउट किया था? उसके बाद उस वक्त कंडीशन मीट नहीं हुई। अच्छा, अगर आपको खुद मस्ती है कि वापस से और रिसर्च करनी है, तो फिर वही फेज आएंगे कि आपका रिसर्च एक्सपेंस आउट होगा और डेवलपमेंट तब तक कैपिटलाइज नहीं होगा जब तक कंडीशंस मीट ना हो जाएं। ऑनलाइन वालों, यहाँ तक कोई मसला? हमने ये बिल्कुल किया जी। और हम लोग रिसर्च नहीं बोलते कि यार ये हम लोग पता है कि ये आगे जाके रिजल्ट भी सटेगा हमारे लिए, ये बनेगा, तब भी हम लोग उसको एक्सपेंस आउट करेंगे। एक तुम बात गलत कर दी ना, तुमने रिसर्च करी तो पता लगा ना, रिसर्च वहां खत्म हो जाएगी, डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। तुमने सवाल ऐसा, तुमने बोला कि भाई मुझे रिसर्च में पता लग गया कि सही है, तो रिसर्च की तो पता लगा ना, तो रिसर्च के जितने भी खर्चे हैं एक्सपेंस आउट, उसके बाद से क्या करोगे? डेवलपमेंट। सही है? चलिए जी, इवन इफ इट इज इन रिसर्च फेज देन स्टिल वी विल कैपिटलाइज दिस रिसर्च। देखो सीधी सी बात है, अगर आप सामने वाले से उसकी रिसर्च खरीद रहे हो तो वो भी एक एसेट है, आप उसको क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे और सब्सिक्वेंटली अपने लिए देखेंगे। सही है? चलें जी। अच्छा, सब्सिडी परचेज की और जब उसने अभी तक रिसर्च एक्सपेंस आउट किए तो वो भी तुम लोग कैपिटलाइज करोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए वो एसेट है, क्योंकि बनी बनाई रिसर्च मिल रही है तुम्हें। क्लियर है? चलें जी, इधर आगे सर। फिर मुझे एक बात पता है, जब मेरी कैपिटलाइजेशन हो जाती है तो कैपिटलाइजेशन के बाद मेरे पास मुझे अमोर्टाइजेशन निकालनी है। अमोर्टाइजेशन के लिए आई नीड टू मेक श्योर कि मेरे पास कोई रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं है, पर रेजिडुअल वैल्यू का ख्याल रखूंगा। इंटेंजिबल्स में रेजिडुअल वैल्यू आप कुछ सिचुएशन में कंसिडर करते हैं, या तो कोई एक्टिव मार्केट हो या बायर ने कमिट किया हो, इन दोनों के अलावा, क्योंकि ये रेडिली सेल नहीं होते। अब जैसे कार वगैरह है, उसकी भले ही एक्टिव मार्केट ना हो, पर वो मार्केट में रेडिली बिकती हैं, तो वो टेंजिबल एसेट्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? इंटेंजिबल की। तो ये बात याद रखिएगा कि आपको रेजिडुअल वैल्यू सिर्फ इस केस में कंसीडर करनी है, या तो एक्टिव मार्केट हो या तो बायर ने क्या की हो? कमिट की हो। अच्छा, फिर आपने कह दिया सर, आपने कॉस्ट का बता दिया, आपने रेजिडुअल वैल्यू बता दिया, हमें इस सारे कॉन्सेप्ट आ गए। इसके बाद मुझे इसको करना है अमोर्टाइज। अमोर्टाइज जी, तो तब भी माइनस करोगे ना, सीधी सी बात है। अच्छा जी, इधर अब मुझे भाई कमिटेड पे बाय अगर रिलेटेड पार्टी हो क्वेश्चन में फिर भी रेजिडुअल वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो शर्जील इससे इसका क्या ताल्लुक है? इसका क्या ताल्लुक है? फिर वो डिस्क्लोजर में बताएंगे ना, हमें पता है इतने पैसे मिल जाएंगे। शर्जील, ये तो ऑडिट तो ले आए हैं यहाँ पे भाई, अगर रिलेटेड पार्टी बायर ही है ना, उसने तुम्हें एग्रीमेंट हुआ होगा, लिख के दिया तो खरीदेगी तुमसे।
भले ही क्यों ना रिलेटेड पार्टी हो। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है स्टैंडर्ड में कि रिलेटेड पार्टी नहीं कर सकती आपको ऑफर। सही है जी। इधर अच्छा भाई, कॉस्ट माइनस किया, रेजिडुअल वैल्यू माइनस किया, अब आ गई हमारे पास लाइफ। आपको कुछ पता होगा इसमें, लोअर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ। अच्छा भाई सर, लोअर ऑफ आ गई लीगल और यूजफुल लाइफ। भाई अगर मुझे लाइसेंस मिला है 5 सालों के लिए, सही है, और उसकी असल लाइफ है 10 साल, तो लीगल कितनी हो गई? 5। यूजफुल तो मैं किस पे करूं? 5 पे। चलें जी। अच्छा मैंने कहा, मुझे सामने वाले ने कहा 3 साल के लिए और रिन्यू कर सकते हो, तो अब 8 बनी करेंगे। सही है, आपको अब चेक करना है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द रिन्यूअल कॉस्ट। अगर रिन्यूअल कॉस्ट सिग्निफिकेंट है तो आप 5 पे ही रहेंगे और तब की तब सोचेंगे, और अगर रिन्यूअल कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट है, तो अगर इनसिग्निफिकेंट रिन्यूअल कॉस्ट है तो आप उसको जब खर्चा करेंगे तो एक्सपेंस आउट कर देंगे। सही है जी। और अभी आप 8 ईयर्स के लिए लेके चलेंगे इसको, और फिर आप बोलेंगे सर अगर बाद में नीयत चेंज हो जाए तो कोई मसला नहीं है, आपका जितना भी एसेट होगा पूरा राइट ऑफ हो जाएगा, कोई पंगा। चलें जी। एक सवाल आया है, रिलेट पार्टी अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस बचाने के लिए नॉन एक्टिव मार्केट इंटेंजिबल की कमिटमेंट कर दे, वो भी कंसिडर होगी? हसनैन अली वाजवा, वो अभी उसने यही पूछा था मुझसे, अभी उसने यही पूछा था मुझसे कि जब रिलेटेड पार्टी ने कमिटमेंट की है तो वो जो रिलेटेड पार्टी कमिटमेंट कर रही है मुझसे, उसके फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोजर में कमिटमेंट आएगी, वो लिखेगी अपने फाइनेंशियल्स में कि मैंने इस कंपनी को कमिटमेंट दी है। सही है। ये तो हो गया तुम्हारा ऑडिट का पर्सपेक्टिव, मैंने वहां पे बता दिया डिस्क्लोजर आ जाएगा, और डिस्क्लोजर आता है IAS 24 के तहत। IAS 24 ये कहता है तुम्हें कि भाई हर वो कमिटमेंट जो आपने अपने रिलेटेड पार्टी से की है, और जो सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स होती हैं वो सारी डिस्क्लोज होती हैं। और ये तो हमने लीगल के चैप्टर में भी पढ़ा है कि कमिटमेंट्स भी डिस्क्लोज होती हैं। अच्छा जी, एक और चीज, कमिटमेंट्स की बात हो गई, सही है जी। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई रिलेटेड पार्टी ने कमिटमेंट दी है तो क्या फर्क पड़ती है, मतलब एग्रीमेंट हुआ होगा ना, कमिटमेंट है, सामने वाले ने ही मुझे कमिट किया है, डिस्क्लोज हुई है, दैट्स इट। क्लियर है हसनैन? इसका मुझे अकाउंटिंग से तुक नहीं समझ आया, और कोई भी रिलेटेड पार्टी बेवकूफ नहीं है। जो कमिटमेंट, जो तुम बात कह रहे हो ना, जो तुम्हारा दिमाग, मैं तुम्हें फिर कहता हूँ सब बच्चों को उतना सोचो जितना एग्जाम में है। ये सीए फाइनल में आके तुम अगर ये ऑडिट में बात पूछते ना तो मैं इनकरेज भी करता, चलो अच्छी बात है। अकाउंटिंग हैज नथिंग टू डू विद कमिटमेंट। भाई उसने तो तुम्हें गारंटी दी है, कहानी खत्म, वो बाय कोई भी हो। मैंने क्या ये कहा था तुम्हें सिखाते वक्त कि रिलेट पार्टी नहीं हो सकती? हाँ, मैंने तो ये बात कही नहीं थी। सही है जी। मैंने तो ये डिस्क्लोजर वाली सीन की बात नहीं कर रहे, मैं मेरी जान, मैं हसनैन यही बता रहा हूँ तुम्हें कि डिस्क्लोजर वाली के अलावा मैं बात कर रहा हूँ तुमसे कि मैं अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, मैं इसको कंसिडर करूंगा। तुम लोग क्यों अपने आप को भाई इतना कंफ्यूज करते हो? सिंपल चीज एक बिल्कुल तुम्हारे सामने एक पेज पे भी लेके आ गया मैं उसको। इसी तरह क्या करें, तुम अपने आप के लिए अभी ऐसे नहीं कि सवाल में देखा रिलेट पार्टी ने की तो तुम बोल रहे हो यार रिलेट पार्टी ने की, नहीं होगी। भाई क्यों नहीं होगी? तुम्हें मैंने बताया नहीं है वो कोई ऐसा। तो यार प्लीज भाई, जितना एक एम्बिट है तुम्हारा उसमें रह के काम करना है, एक्सेसिव नहीं सोचना। और तुम खुद भी सोचो ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे इसकी रेप्लिकेशंस होती हैं, हम तो है ही मार्केट में ये देखने के लिए। सुनो भाई, मुझे एक बात बताओ, सामने वाली कंपनी जो रिलेटेड पार्टी है उसके फाइनेंशियल में डिस्क्लोजर आएगा, और हमारे फाइनेंशियल में भी आएगा कि ये कमिटमेंट उसने की है। सही है जी। अब मुझे एक बात बताओ, ऑडिटर जब ऑडिट करेगा, तुम लोग ऑडिट वाले ना और खेलते हैं इस पे, ऑडिटर जब ऑडिट करेगा क्या वो बेवकूफ है? हम लोग जब ऑडिट करते हैं तो तुम लोगों ने सब्सटेंटिव में पढ़ा है इन लोगों ने कि जब ऑडिट करते हैं हम चेक कर रहे होते हैं, तो हम कॉस्ट को अलग चेक करते हैं, रेजिडुअल वैल्यू को अलग चेक करते हैं। तो क्या मैं अंधा हूं उस वक्त? मुझे नहीं पता मार्केट में बाकी भी लोग बैठे हुए हैं, और मैं फिर सब्सिडी को या जो भी उसकी रिलेटेड पार्टी है उसको असेस करूंगा। मैं बोलूंगा क्या उसके इंटेंजिबल किसी काम का है? अगर काम का नहीं तो दैट मींस की गारंटी फेक है। मैं बीइंग एन ऑडिटर उसको कंसिडर नहीं करूंगा, वो ऑडिटर खुद कटवा देगा उसको, पर मैं तो अकाउंटिंग तो करूंगा ना। बात क्लियर है? चलें जी, अब तुम लोगों ने ये ऑडिट भी रिवाइज कर लिया, यहाँ पे इधर आ जाओ। लाइफ हो गई लोअर ऑफ और लीगल और यूजफुल लाइफ। चलें जी इधर, इफ देयर इज अ रिन्यूअल ऑप्शन, renewal option would be considered only if renewal cost is insignificant। ये बात क्लियर है तुम्हें? चलें जी, इलस्ट्रेशन अभी मैं बोलता हूँ ना, सवाल कर इधर, और पहले तो टाइम पे आएगा क्लास में। हाँ इधर इंपॉर्टेंट। अच्छा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपने इंटेंजिबल्स को फेयर वैल्यू पे एक ही शर्त पे रख सकते हैं।
जब एक्टिव मार्केट हो, यहाँ पे 12 की कमिटमेंट नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है कि हर साल कमिट कर रहा है तो फेयर वैल्यू पे नहीं। यहाँ पे क्या होगी, एक्टिव मार्केट, तब जाके उसको फेयर वैल्यू पे रखोगे, अदरवाइज नहीं रखोगे। चलो एक गेम खेल लेते हैं। मैंने ये कहा और मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, सही है जी। फुली फोकस्ड इधर। मैंने ये कहा कि भाई मेरा एक एसेट है, सही है जी, एक लाइसेंस है, मैंने लिया हुआ है 10 सालों के लिए, तो उसकी मेरे हिसाब से 10 साल मेरे पास लीगल लाइफ है। अच्छा, वो मेरे पास जो मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा 6 सालों के देगा, सही जी। इकोनॉमिक बेनिफिट कितने सालों के देगा? दो बातें कही है मैंने। मैंने लिया 10 सालों के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट 6 साल। आप बोलोगे साहब बेवकूफ है, आपने 10 साल के लिए क्यों? भाई गवर्नमेंट देती 10 साल के लिए, मैंने असेसमेंट की, मुझे 6 साल में इतना कमा लूंगा कि 10 की नीड ही नहीं है, सही है जी। आगे सुनिएगा। तो भाई 6 साल पे मुझे गवर्नमेंट ने रिन्यूअल ऑप्शन दिया है कि आप चाहो तो उसको 7 साल और रिन्यू कर सकते हो। मैंने 10 साल के लिए लिया है, सुनना तुम, मैंने 10 साल के लिए लिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। मैंने 10 साल के लिए लिया हुआ है, राइट मेरे पास 10 साल का है। बेनिफिट्स कितने सालों के मिलेंगे? 6 सालों के, क्योंकि उसमें मिनरल रिसोर्सेज हैं 6 सालों के। मुझे रिन्यूअल ऑप्शन दिया गया इनसिग्निफिकेंट अमाउंट पे 7 साल और, यानी 6 + 7 कितना हो गया? 13। अच्छा पवन, मैं इसको 13 पे अमोर्टाइज करूं, 10 पे करूं, 6 पे करूं, इनसिग्निफिकेंट है रिन्यूअल कॉस्ट। कहां फंस गए? हाँ जी, 13 पे। अच्छा एक एक करके 10 पे 6। जिसने 10 कहा वो भी गलत, जिसने 13 कहा वो तो बिल्कुल गलत। सुनो, 13 तो जा ही नहीं सकते। इधर सुनो मेरी बात, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं, आप 13 पे तब जाते। अभी पहले मुझे एक बात बताओ, मैं बेवकूफ हूं? मैं रिन्यू करवाऊंगा इवन तो इनसिग्निफिकेंट है। मुझे ये मिनरल रिसोर्सेस मिलेंगे कितने टाइम के? 6 साल के। ये सवाल भी आया हुआ है पास पेपर में ऐसा, उसी की इलस्ट्रेशन को मैंने दोहराया चेंज करके कंफ्यूज करने के लिए। बात क्लियर है? यानी सर आपको ये बात समझ आ गई, मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट जितने मिलेंगे मैं उतना रिन्यू करूंगा, और यहाँ पे तो रिन्यू करूंगा ही नहीं। तो सर आप तो इसलिए घूम गए ना। क्यों घूम गए? क्योंकि आपको लगा कि रिन्यूअल कॉस्ट क्या है? इनसिग्निफिकेंट है। तो ये 10 की चौरंगी पे ले गया, वो 13 पे ले गया, सही है। तो भाई जरा ख्याल रखना है इसका। इधर चलो दूसरा गेम खेल लें, आ जाओ जी। मैंने ये कहा कि भाई मैंने लाइसेंस लिया 10 सालों के लिए, सही है पवन। अच्छा, मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट्स मुझे मिलेंगे 11 सालों के, अगर मैंने वहां पे काम वाम किया। इधर रिन्यूअल कॉस्ट है मेरी इनसिग्निफिकेंट, पर रिन्यू मैं अगले 5 साल के लिए करवा सकता हूँ। पवन अगेन 10 साल के लिए लिया हुआ है, बेनिफिट 11 के हैं, रिन्यूअल कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट है, रिन्यू कराऊंगा तो 15 पे चला जाऊंगा। 10 11 15, हाँ भाई 11 या 15? 10, मैं कहूंगा 11, क्योंकि रिन्यू कराओगे भी तो 11 पे आओगे। रिन्यू कराओगे भी तो मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट्स कितने के हैं? 11 के। तो सर तुम तो 15 तक जा रहे हो। सर बेनिफिट ही नहीं होगा तो 11 पे खत्म हो जाएगा। अच्छा होपफुली इतनी जलालत के बाद अब नहीं भूलोगे, सही है पवन, ख्वाहिश हो गई पूरी, सही है। अब हो गया क्लियर है? चलिए एक और गेम खेलते हैं तेरे से, वापस गेम हो जाए इधर। चलो जी, वेरी गुड, एक और गेम हो जाए भाई, वेरी गुड जी। रिन्यूअल कॉस्ट भाई आपकी सीधी सीधी एक्सपेंस आउट होगी। नीरज कह रहे हैं लोअर लेते हैं ना, ओ भाई रिन्यूअल कॉस्ट जब इनसिग्निफिकेंट होती है तो ऊपर लिखा हुआ तो है प्रिंसिपल, हम जाते हैं ऊपर से, तो उतना ऊपर जाते हैं जितने बेनिफिट्स हों। शशि गलत बोल रहा तू, सही है नीरज? ओके इधर चलें जी, एक और गेम खेल लेते हैं। पवन अगेन अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आया जाता है। इधर मैंने ये कहा कि 10 साल के लिए फिर लाइसेंस लिया है, तेरे लिए एग्जांपल आसान रख रहा हूं मैं, 10 साल, सही है जी। हुआ ही है कि मुझे जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे वो 8 ईयर्स के मिलेंगे, सही है जी। और मेरी रिन्यूअल कॉस्ट है सिग्निफिकेंट, और रिन्यू करवा लिया तो 12 पे चला जाऊंगा। ये फंसा। हाँ भाई, भाई ये अली अहमद कह रहे हैं 10, अरसलान कह रहे हैं 10। हाँ भाई, एक सिग्निफिकेंट है, पहले तो ये सोच सिग्निफिकेंट है तो रिन्यू कराऊंगा ही नहीं,
तो 12 का ऑप्शन ही हट गया भाई। एक यूं सोचता था मैं तो, भाई मैं तो यूं सोचता हूँ, देखो सीधी सी बात है, पहले तो मैं देखता हूँ रिन्यू कराऊंगा या नहीं। सही है, पहला स्टेप ये तो अपनी आसानी के लिए कर लो। ये इधर अल्लाह की कसम टेंशन दे दी है तुम लोगों ने, ये तुम्हारा पेपर है ये अभी, वहां 10 लिख रहा है, ये बोल रहा है 12 इधर। यार खुदा के वास्ते भाई, ये मैंने डिटेल में अगर नहीं कराया तो अलग बात है ना, अभी तो फिर खेल रहा हूँ तुम लोगों से तीनों में, तूने पवन धज्जियां उड़ा दी हैं कॉन्सेप्ट की इधर। अब तो क्लियर है ना, अब तो बता रहा हूँ इधर। भाई यूं सोच यार जानी, यूं सोच सीधा सीधा, पहले स्टेप पे तुझे ये सोचना है कि मैं रिन्यू कराऊंगा या नहीं। तूने बोला कि भाई क्या सिग्निफिकेंट है रिन्यू, 12 का ऑप्शन हट गया, बचे कितने 10 और 8। सही है जी। अब मैं तुमसे पूछूं 10 और 8 बचे हुए, 10 साल के लिए मैंने लिया है, 8 साल के बेनिफिट्स हैं, कितने पे करूंगा 8 पे। बात क्लियर है, इस तरीके से सोचना है। एक ऑप्शन को तो पहले एलिमिनेट करो, वो 4 जो ऑप्शन देता है अमिताभ बच्चन, उसमें से भी पहले दो वो देखना, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, फिर ये होना है। सही है, बिल्कुल। हाँ तो कॉल करेगा ना ये, सही है, पर तू नहीं उठाएगा वो इधर। चलिए जी, अच्छा जी, वेरी गुड जी। एक और गेम खेलना है बच्चे कह रहे हैं, चलिए जी, वेरी गुड जी, बहुत मजा आ रहा है इन लोगों को, पेपर है माशाल्लाह भाई इधर। चलो जी इधर प्लीज, नया मंजन, चलो जी। मैंने ये कहा कि हाँ सिंपल अभी गेम खेलते हैं। मैंने ये कहा कि भाई आपके पास जो आपने लाइसेंस लिया है वो लिया है कोई 6 साल के लिए, सही है। आपके इकोनॉमिक बेनिफिट जाएंगे 10 साल तक, रिन्यूअल कॉस्ट है आपकी सिग्निफिकेंट, और रिन्यू करवाओगे तो 12 पे चले जाओगे। हाँ जी, एक मिनट, कोई बोलेगा नहीं भी पवन, 6 क्यों, लॉजिक दे। इनसिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट बोला है ना दोबारा से। सही है, सही जी। ये वापस से आपके सामने क्वेश्चन पेश किया जाता है इधर। 6 साल के लिए हमने लिया है, 10 साल बेनिफिट्स आ सकते हैं, सही है जी। रिन्यू कराऊंगा तो 12 पे चले जाऊंगा, और सिग्निफिकेंट कॉस्ट है। अब बता, वेरी गुड, चलो 12 की चोरिंग हटा दी। अब लोअर क्यों, बेनिफिट 10 साल तक के हैं पवन, 10 साल तक के हैं बेनिफिट्स। ये बात, हमने पैसे 6 के दिए हैं, ये चीज अब तो सीख गया, अब तो सीख गया भाई, अब तो सीख गया। अब सुकून है कि हमने 6 साल के लिए लिया है। एक और गेम आखिरी, सही है। अच्छा भाई, हमने लाइसेंस लिया है 12 सालों के लिए, सही है, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे 10 साल के, सही है जी। और रिन्यूअल कॉस्ट का ऑप्शन ही नहीं दिया उसने। अब बता, हाँ पवन, क्वेश्चन रिपीट करते हैं इधर, इसलिए बिठाया तूने मेरे को आज इधर। अच्छा भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पवन 12 सालों के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, हमने लिया 12 सालों के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट 10 साल के हैं। रिन्यूअल का इसने ऑप्शन ही नहीं दिया, बोला जाओ घर को जाओ यहाँ से, यूं बोला इसने मेरे को इधर। 10 पे 12 सालों के लिए लिया है मैंने। हाँ ये बात, बेहतरीन इकोनॉमिक बेनिफिट, बिल्कुल। अब भाई अब याद रहेगा, आखिरी गेम खेलें, सही है। अब तो ये डीट हो गया ना, इसमें नहीं भूली हुई है। चलें जी, आखिरी गेम इधर। मैंने ये कहा कि हमने ये लाइसेंस लिया है कोई 7 सालों के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट 7 सालों के, रिन्यूअल कॉस्ट मेरी है इनसिग्निफिकेंट, अगर तो किया मैंने तो 2 साल और इंक्रीज हो जाएगा, ये 9 साल हो जाएंगे। अब इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट है, ये बात याद रखना। ये सही उत्तर दे चुके हैं ये लोग, लॉजिक दो इसके साथ की। हालांकि रिन्यूअल कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट, आप 9 पे जा सकते हो। हाँ ये बात, इकोनॉमिक बेनिफिट 7 के ही हैं, हम वहां से नहीं लेंगे। अच्छा अगर मैं कहता इकोनॉमिक बेनिफिट्स 8 साल के हैं, 8 पे जाते हैं। अच्छा भाई अब याद हो गया, सारी कंफ्यूजन चली गई भाई। ऑनलाइन में तुम भी खुश हो, सही है भाई, पूरे ये पास पेपर की एडजस्टमेंट यही हो गई है, सही है।
चलो जी, बेहतरीन हो गया जी। ओके, इधर जज़ाकल्लाह जी, इधर चलो जी। अब हम आ गए वेबसाइट डेवलपमेंट पे। अच्छा भाई, वेबसाइट या तो इंटरनल यूज के लिए बनाई जाएगी या एक्सटर्नल यूज के लिए, सही है जी। तो ये हमने लिख दिया भाई, एंटिटी में इंकर इंटरनल एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इट्स ओन वेबसाइट फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। हमने देखा था इसमें कि अपनी कंपनी की पॉलिसी वगैरह इंफॉर्मेशन के लिए, प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए एंटिटी के अपने प्रोडक्ट्स। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं ईवाई की एग्जांपल दूं, क्योंकि अब लेटेस्ट वही है इधर, मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल ईवाई के पोर्टल पे ईवाई की सारी पॉलिसीज हैं कि किस तरीके से ऑडिट होना है, किस तरीके से सॉफ्टवेयर यूज होना है, वो इंटरनल यूज है। अगर किसी क्लाइंट को अप्रोच करना है किसी सर्विसेज के लिए तो वो एक्सटर्नल। दैट मींस कि कितनी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, दो, एक इंटरनल यूज के लिए। वेरी गुड जी, चलें जी आगे। हसनैन बाजवा कह रहा है कि पवन को बोले इंग्लिश में जवाब दे। सिनेरियो नहीं है ना इंग्लिश वाला, सही तो बोल रहा है पवन भाई। और ये तैयारी का बंद देखा जाया नहीं है ना इधर। अच्छा भाई, वो कहता है कि वेबसाइट बनाने के लिए कुछ फेजेस हैं। सबसे पहला फेज है प्लानिंग। हमने कहा था जो अंग्रेजी यूज होती है वो तुम्हारे सामने रख देते हैं। अच्छा भाई, मतलब जिसमें आता है क्या है, फिजिबिलिटी स्टडीज आती हैं, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। फिजिबिलिटी स्टडीज मतलब मैं सोच रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, तो ये रिसर्च फेज है, सही है जी। इधर डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स यानी मैं बता रहा हूँ लोगों से मीटिंग कर करके कि भाई मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए, ये करना। तो भाई अभी बनना तो शुरू नहीं हुई ना, तो अभी भी आप कौन से फेज में है, रिसर्च फेज में। तो आपको वहां पे रिसर्च नहीं लिखना होगा, आपको लिखना होगा अंग्रेजी, दिस रिलेट्स टू अ प्लानिंग फेज, therefore this amount should be expense out। क्लियर है जी, आपने यहीं से पिक करना है, इसको यहाँ से लिंक करना है, आंसर चिपका देना है। चलें जी, फिर वो बोलते हैं एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हमने ये कहा कि भाई इसमें डोमेन नेम आता है। ये क्या डोमेन नेम, वेबसाइट का नाम है, क्या ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, क्या अप्लाइज होगा। चलें जी। अच्छा भाई पवन, ये हमने एक सर्वर खरीदा इसके लिए जिसमें सारी इंफॉर्मेशन इंस्टॉल होगी, क्या ये क्या अप्लाइज होगी वेबसाइट की कॉस्ट में। IS 16 में जाएगा, ये IS 16 में जाएगा, ये टेंजिबल है, टेंजिबल है, सही है, टेंजिबल है पवन। अच्छा, मैंने एक कंप्यूटर खरीदा जिसपे मैं वेबसाइट बनाऊंगा, कंप्यूटर बीबी में जाएगा, और उसका डेप्रिसिएशन वो वेबसाइट में। अच्छा, मैं एक बंदे को हायर किया, सही है जी, इस वेबसाइट को बनाने के लिए, इंटेंजिबल में क्या अप्लाई होगी, उसकी सैलरी। चलो वेरी गुड, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। चलें जी इधर, अब मेरी बात सुने आगे। मैंने ये कहा वेरी गुड जी, सैलरी क्या अप्लाई होगी। अच्छा, मैंने कहा मेरा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है, आपने सवाल ही नहीं सुना। मेरा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है और मैंने इसको बोला कि तू 4 महीने सॉफ्टवेयर पे काम करेगा, नहीं एक्स्ट्रा पैसे नहीं देगा, गलत, फंस गए यहाँ। 4 महीने की सैलरी कैपिटलाइज होगी, एक्सपेंस आउट नहीं होगी। इसको हम कहते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। ये पैरा नंबर 38 में लिखा हुआ सीधा सीधा कि आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज भी हैं तो आप उसकी सैलरी को अपोर्शन कर देंगे। अपोर्शन करने के बाद आप उसको करेंगे कैपिटलाइज। यानी अगर मेरे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय भी हैं तो आप ये देखो ना, आप एक्सपेंस आउट कब करते हो, जब उससे नॉर्मल बिजनेस का काम ले रहे होते हो। अब आप उससे नॉर्मल बिजनेस का काम ले रहे हैं, उसने सॉफ्टवेयर पे लगा दिया, तो उसकी जो स्पेसिफिक सैलरी का पोर्शन है इस काम आ रहा है या सॉफ्टवेयर काम आ रहा है, सॉफ्टवेयर या वेबसाइट की काम आ रहा है, तो आप स्पेसिफिकली इसको वहां कैपिटलाइज करेंगे। सही है जी, क्लियर है। अच्छा जी, और एक अगर सर्वर लिया और वो सर्वर इस सॉफ्टवेयर के बगैर चल ही नहीं सकता, तो वो सॉफ्टवेयर कहाँ जाएगा, उस सर्वर की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएगा। ये तो हमने सीखा हुआ भी है। क्लियर है जी, क्लियर है, वो तो मैंने बता दिया अभी। चलें जी आगे। तो भाई आपको ये बात याद रखनी है कि अगर जो सैलरी स्पेसिफिक बातें होती हैं वो भी कैपिटलाइज होगी जितना उसने वहां पे काम किया है। क्लियर है, चलें जी आगे। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, इंस्टॉलिंग डेवलप एप्लीकेशन स्ट्रेस टेस्टिंग, यानी वो जो हम करते हैं कोई प्री टेस्टिंग होती है ना, जिसमें हम देखते हैं कि भाई क्या ये चल पाएगा या नहीं पाएगा। इसमें हम इसमें चेक करते हैं कि भाई क्या ये लोड बर्दाश्त कर पाएगी वेबसाइट, यानी ड्यू टू हैवी ट्रैफिक। सही है जी इधर। अब मुझे एक बात बताओ, ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट, यानी अगर वेबसाइट का अच्छा सा स्ट्रक्चर या उसका जो प्रेजेंट करने का तरीका है नहीं बनाओगे तो क्या वेबसाइट रेडी हो जाएगी या नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी ना, अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिखाई। देखो ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट, आप ग्राफिकल आप क्या वर्ड में आ रही होगी, लिखे हुए आ रहे होंगे ABCDEFG ऐसे ही बोलेगा क्या, या 1010 की लैंग्वेज में, नहीं।
बाइनरी और ये तो लैंग्वेज नहीं आती है, हम पूरा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एआरडीडी का पोर्टल भी खोलो तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर क्लिक करते हो, तो ये ग्राफिकल डिजाइन ही है ना। तो क्या उसके बगैर वेबसाइट ऑपरेट हो सकती है? नहीं हो सकती सर। तो ये भी क्या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ये भी क्या अप्लाइज होगा। चलें जी, कंटेंट डेवलपमेंट। चलो ग्राफिकल डिजाइन तो तुमने बना दिया, पर तुमने एक स्पेसिफिकली बंदे को हायर किया है जो तुम्हारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर सेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट, क्या उसको भी कैपिटलाइज करेंगे? डेफिनेटली यस सर, क्योंकि उसके बगैर नहीं हो सकता। अच्छा व्हाट इफ मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर, प्लीज सुनना, मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर सही है जी कुछ प्रोडक्ट्स लगाने थे या टीचर की पिक्चर लगानी थी कि भाई ये कोर्स ये पढ़ाता था कि ये देख के ही आ जाए बच्चे पढ़ने इधर, यानी समझाने की बात ये कि उस फोटोग्राफर को हमने पैसे दिए, सही है जी, फोटोग्राफर को हमने पैसे दिए फोटो शूट के। अब मुझे बताओ क्या ये खर्चा कैपिटलाइज होगा? हाँ या नहीं? हाँ या ये नहीं होगा, जल्दी बताओ। नहीं होगा। ये मार्केटिंग है, ये वेबसाइट बनने के लिए लाजमी नहीं है, ये अपने नॉर्मल बिजनेस को बेचने के लिए लाजमी है। सही है, तो हमने ये सीखा हुआ भी है कि मार्केटिंग एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? एक्सपेंस आउट। सही है जी, तो ये बात याद रखिएगा। नशइयों अभी पेपर में भड़ मार के आते हैं, अच्छा हुआ ये इधर। अच्छा भाई, अब वेबसाइट तैयार हो गई है, सही है जी, यहाँ पे एक वामिक होता है, उसको हमने रखा हुआ है, वो उसमें खाली चलाता है उसको, बस लोगों की क्यूरीज आती हैं वो रिजॉल्व करता है, तो उसके बगैर चल नहीं सकती वेबसाइट। वेबसाइट रेडी हो चुकी है, अब उसको चलाया कोई भी, सही, वेबसाइट की ऑपरेशन के लिए लाजमी है, वेबसाइट के बनने के लिए लाजमी नहीं है, तो इसका खर्चा क्या होगा? एक्सपेंस आउट होगा। बात क्लियर है जी? चलिए जी, अब इसी बेस के ऊपर एक हम प्रश्न कर लेते हैं। ये खड़ा हुआ उल्टा। चलिए जी, तभी तो तेरे को कहा गया उल्टा खूबसूरत है तू। हाँ सॉलिड। जल्दी इसमें इंग्लिश भी पूछूंगा कि क्यों कैपिटलाइज नहीं किया। देखो बोल रहा है कंप्यूट दी कॉस्ट ऑफ वेबसाइट, पहले ये बताओ कि कितने पे कैपिटलाइज होगी, और फिर उसके रीजन को डिस्कस करो अंग्रेजी में कि अगर कोई कैपिटलाइज नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। अच्छा स्क्रीन नहीं आ रही, सॉरी यार, ये तो हमारी तरफ से फॉल्ट है। ये रहा भाई, आ गई स्क्रीन। सॉरी जी, ये आ गई अब वापस। क्या कह रहे हैं? गलती तो मेरे से एक ही हुई थी बहुत बड़ी। आमिर लियाकत की पिक्चर भेज के मुझे बोला जेलस क्यों है, भुप्पी का लड़का है इसका। हाँ तो उसको देख तो सही इसको भाई, बेटी की उम्र की बंदी से शादी कर रहा है वो भी तीसरी देखो। तो तेरे से कब था? उससे ज्यादा चिकना तो तू है। हाँ सवाल कर जल्दी, जो बात है। चलें जी, जल्दी से ये करना सॉल्व। बिल्कुल बिल्कुल, कोई आप जल्दी से करें। सही है जी। तो सवाल कर ले बाजवा, ये क्या कह रहे तू ये। चलें जी, अहमद मेमन अभी देखते हैं इसका।
पवन तेरे को बताना ही है। तू लेट आया ना, तू आज तो इसकी क्लास चल रही थी, तो उसके बाद भी तो हम लोग भी तो घुसे थे क्लास में। हाँ, कहाँ गया हुआ था? नीचे था। गेम खेला था, यही सुनना चाहता था मैं। 5 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है। देखिए गुन बोल रहा है, ये भी गंदा है पीछे पीछे से। सकलैन बोल रहा है ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। हाँ, तेरे को चेक करने आता ही है। माशाल्लाह भाई, कंप्लीट कर चुका है 3 बार अपना कोर्स। जो बात है जी। चलिए जी भाई, अमाउंट टू बी क्या अप्लाइज बताएं, और जो अमाउंट नहीं होगी उसकी अंग्रेजी में सुनूंगा तुम लोगों से। भाई यहाँ पे एहताफ कह रही है 10.6, अली अहमद कह रहे हैं 10, अहमद मेमन भी कह रहे हैं 10.6। चलें जी, एक एक करके पूछते हैं, और मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। ऑनलाइन वाले आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये राइट है इधर। अच्छा भाई, मैं जरा ये हाइलाइटर पिक कर लूं। अच्छा भाई पवन, ये जो डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, ये जो 0.5 मिलियन की कॉस्ट है, ये क्या कैपिटलाइज होगी? कैपिटलाइज नहीं होगी तो क्या होगी? अच्छा एक मिनट, अभी मैं रुक गया यहाँ पे। IS16 के अंदर जाएगी। ऑनलाइन मतलब आप भी बताओगे गलत? तो क्या होगी, कैपिटलाइज होगी, एक्सपेंस आउट? तूने पहले क्या कहा था? क्यों भी नहीं, तूने कहा था पीपी। तूने कहा था पीपी। पीपी कहा था, तो पीपी कहा था तो मतलब कैपिटलाइज होगी ना, तूने ये कहा था। ये तो बात नहीं होगी, क्या फंसाना तू? पीबी में कैपिटलाइज नहीं होगी, चसी एक्सपेंस आउट होगी। अच्छा एक्सपेंस आउट क्यों होगी, कोई अंग्रेजी निकालो मुंह से। बिकॉज इट रिलेट्स टू प्लानिंग फेज। यार इतना सा मतलब मुंह से नहीं निकलता क्या ये? बिकॉज इट रिलेट्स टू प्लानिंग फेज, ये भी प्लेड में रख के दे दिया। ये नाम भी था वहां पे, डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड स्पेसिफिकेशन, ये लिख के दिया तुम्हें। जगह जगह के पास पेपर से उठा के चिपका के दे दिया, इसके बाद भी ये करोगे क्या? इधर भाई खुदा के वास्ते भाई सीरियस हो जाओ इसमें, इधर। चलें भाई, ये एक्सपेंस आउट होगी बिकॉज दिस रिलेट्स टू प्लानिंग फेज। चलें जी, अब इसकी अंग्रेजी भी पूछनी है मैंने। सैलरीज एंड जनरल ओवरहेड्स, जनवरी से लेके जून तक। ऑनलाइन वाले आप बताएं, और यानी आप बताओगे कि इसमें से क्या कैपिटलाइज करूं? क्या सही कह रहे हैं? मैं और जून की कैपिटलाइज होगी, बाकी कैपिटलाइज पक्की बात है, क्योंकि क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था, यही रीजन है इसका। बेहतरीन हो गया जी। चलें भाई, 2 महीने आ गए जी। तो मैंने ये तो बताया तुम्हें कि इसमें लिखा हुआ क्या है, कि डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट बता रही है, ऊपर देखो ना लिखा हुआ क्या है। सही है, वरना तो फिर बात ही खत्म हो गई। लिखा हुआ ऊपर स्पेसिफिकली इधर। अच्छा भाई, अब इधर अब सीखना है, यानी आप बताओ कि ये जो डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट है, क्या करें, क्या अप्लाइज होगा? क्राइटेरिया मीट करने के बाद, और कंटेंट डेवलपमेंट होता ही डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल। क्लियर है? चलें जी, यानी सर ये तो सीधा सीधा क्या अप्लाइज होगा? बिल्कुल, ये तो कंटेंट डेवलपमेंट तो 100% कैपिटलाइज होगी ना, इसमें तो कोई शक शुबा है ही नहीं। चलें जी, बेहतरीन है। आगे सर, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ वेबसाइट विद सर्च इंजन। पवन, रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ। हाँ, ये बात
नहीं कराएंगे तो वेबसाइट कैसे चलेगी? ये बिल्कुल सही बोला भाई, बेहतरीन जी, बिल्कुल। यानी ये कैपिटलाइज होगी। अच्छा भाई, अब गेम है, आप बताओगे। ये वेबसाइट को होस्ट करने के लिए एनुअल फीस, रीजन? ये रूटीन एक्सपेंस है, एनुअल एक्सपेंस है, हर साल देना पड़ेगा, तो ये रूटीन नीचे का एक्सपेंस है, इसलिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस आउट, ये कैपिटलाइज नहीं होगा। बेहतरीन जी, वेरी गुड यार असलान। इधर चलें जी, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कॉस्ट, सबसे पूरे सवाल में कुछ करते नहीं करते तुम लोग, ये तो दिखा देते एक्सपेंस में। इधर वेरी गुड जी, इधर। अच्छा भाई पवन, डिस्काउंट ऑफर दिए कि हमारी वेबसाइट चलाओ, हम तुमको पैसा देगा। अब सोच ले क्यों। ये बात, अब ये गेम में आ गया। अब ये वेबसाइट बनने के लिए नीड नहीं है इसकी, ये अपने बिजनेस को चलाने के लिए, ये मार्केटिंग है। चलें जी भाई, बिल्कुल। अब इस पे थोड़ा सा खुशी हुई कि तुम लोग सही दिशा में थे। अच्छा भाई, ये क्लियर है, ये 7 और ये 1, सीधा सीधा हिसाब किताब है ऑनलाइन वालों। ट्रेनिंग एक्सपेंस आउट, बिल्कुल। तो ये 10 पॉइंट वो कौन थे? ये तुमने पूरा चिपका दिया था। अच्छा, ये 0.6 वेब होस्टिंग चिपका दिया था, ओके जी। क्या क्या समझाऊं ये 0.6? भाई वेब होस्टिंग की बात हो रही है ना ये जी। पूरे मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, तभी तो कहते हैं। हाँ भाई, कितने लोग ऐसे हैं जो अभी 7 नंबर ले आए सीधे सीधे? देखो, टोटल की प्रेजेंटेशन के तो मार्क्स होते हैं ना, 0.5 होगा उसका। ये रहे, देखो रीजंस। नीरज क्या बताऊं 0.6 में? एक मिनट रुक जाओ सर। रिपीटेड है हर साल, इसलिए कैपिटलाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल नीरज, इसलिए नहीं करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो। इधर जैसे हम अपनी, फॉर एग्जांपल भाई, अगर तूने बाइक ली हुई है तो बाइक का ऑयल चेंज करता है तू, सही है? तो ऑयल चेंज करना लाजमी, तो उसमें जो भी खर्चा होगा तो लॉजिकल सी बात है वो एक्सपेंस आउट होगा, क्योंकि हर बार ऑयल चेंज करना लाजमी होता है। सही है? सही है नीरज? इधर अच्छा भाई, पता नहीं तुम लोग क्या, इधर देखो जल्दी से। अच्छा भाई इधर जल्दी। अच्छा भाई, डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, देखो दिस एक्टिविटी रिलेट्स टू प्लानिंग फेज, मैंने भी तुम्हें ड्राफ्टिंग यही बताई है, और ये क्या हो जाएगी? एक्सपेंस आउट। सैलरीज एंड जनरल ओवरहेड 4 million फ्रॉम जनवरी शुड बी एक्सपेंस आउट एट द इंकर्ड बिफोर द मीटिंग रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। भाई जो सवाल में ये वही तो बताना है तुम लोगों ने। इधर चलें जी। अब दिस इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस विच इज ऑफ रिकरिंग नेचर, सो शुड बी expense out. This is not eligible cost for capitalization, so should be expense out. This is promotional activity and relates to post development, so should be expense out or adjusted from the transaction price. ट्रांजेक्शन प्राइस का मतलब ये है कि जब IFRS 15 में हम जब प्राइस की एलोकेशन कर रहे होते तो उसमें नेट कर देते हैं ना, ये उसकी बात कर रहा है, डिस्काउंट की। पर ये बहुत हैवी सीन था, तुम लिखते का एक्सपेंस आउट नहीं होगा, कहानी खत्म थी। सही है जी। इधर सर T1 है, IS 38 टेस्टिंग लेवल 1 है यार। इसका देखो, ये जो इसका टेस्टिंग लेवल है, सही है जी, ऐसी बात है। इसका सवाल भी तो देखो कितना आता है, 15 से 20 नंबर का तो आ सकता है। नहीं आता है ना ये, पीछे तुमने इंटेंजिबल्स के, बिल्कुल सही है सर। ट्रेनिंग फीस एनी हाउ एक्सपेंस आउट होगी, बिल्कुल। ट्रेनिंग फीस एनी हाउ एक्सपेंस आउट होगी। भाई अगर नीरज कोई चीज घर लेके आ जाओ, तुम्हें वो इस्तेमाल करने नहीं आती है और उसके लिए तुम बंदे बुलाओगे ट्रेनिंग के लिए, तो मुझे एक बात बताओ, वो सामने वाली चीज तो आ गई ना, सही है? अब वो जो पैसे जाएंगे ट्रेनर को, वो तो एक्सपेंस आउट होंगे। सही है नीरज? इधर इससे बेहतर एग्जांपल नहीं होगी। जब भी दिमाग में ऐसा ख्याल आए तो ये सोच लेना, सही है? क्योंकि चीज आ चुकी है, चीज रेडी है, उसको चलाने के लिए जो बंदे आ रहे हैं, सही है? यानी जो ट्रेनिंग हो रही है उसके लिए आपको। चलें जी, इधर बेहतरीन हो गया जी। यानी भाई अब ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा नीरज? सही है। चलें जी,
बेहतरीन हो गया भाई। यहाँ पे IAS 38 का हमने रिवीजन करा दिया है, सही है जी। अब मैं पास पेपर भी लगा के ही आया था, ये रहा जी। पर ये कि हमने किया भाई, ये यहाँ पे करना वापस से टाइम जाया करने वाली बात है। तुम कहते हो तो कर लेते हैं वापस से, सही है। रिवीजन कर लें एफ्रिक का, चलें जी रिवीजन कर लेते हैं एफ्रिक का। चलें जी हम वापस से स्लाइड पे आ जाते हैं। एक मिनट बस। चलें भाई एफ्रिक। अच्छा आपको ये पता होना चाहिए कि एफ्रिक 1 जो आया उसकी वजह थी कि भाई अगर आपके ऊपर कोई बल्ली आ चुकी है प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग की, और उसके एस्टीमेट में फ्यूचर में जाके क्या हो जाता है, चेंज, तो आपको फिर फॉलो करना है एफ्रिक 1 को। पर एफ्रिक 1 ये कहता है कि भाई आप अपनी अकाउंटिंग फॉलो करेंगे मेरे हिसाब से। पर आप IAS 16 को भी देखें साथ साथ। IAS 16 में आप अपने एसेट को दो तरीके से मेजर करते हैं, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। ऐसा ही है भाई ऑनलाइन में, जल्दी बता दो, क्लियर है। अच्छा यानी अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे होगा तो मुझे IAS 16 के पूरे पूरे प्रिंसिपल्स लगाने हैं। और IAS 16 में रिवाइज करवाया था तुम्हें दो जगह पे, एक एफ्रिक में भी रिवाइज करवाया था और डेफर्ड टैक्स में भी करवाया था, सही है जी। अजीब से मुंह नहीं बनाओ, एफ्रिक में भी हुआ था, डेफर्ड टैक्स में भी हुआ था, सही है जी। इधर अब मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें रीवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट में वापस से ये बताया था कि हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर जाते हो तो सरप्लस होता है, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से नीचे आते हो। और फिर इसकी लॉजिक भी बताई थी, इसकी लॉजिक भी ये बताई थी मैंने, सुनना। लॉजिक ये बताई थी तुम लोगों को मैंने कि फॉर एग्जांपल अगर एक एसेट 5 लाख रुपीस का खरीदा, वो कॉस्ट ऑफ एसेट है, एक साल यूज हो गया, अगर 5 सालों की लाइफ है तो रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट कितनी बची, 4। अब आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि तुम्हारी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें तुमने इन्वेस्ट करके गेन खाना है, ये तुम्हारे खुद के यूज में है। तो तुमने एक साल के इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले लिए, तुम्हारे रिमेनिंग बेनिफिट्स कितने हैं, 4। इस 4 को मैं कहता हूं HCA। क्या कहता हूं, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, यानी वो अमाउंट जो इस एसेट की होती अगर ये एसेट कभी रीवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं होता। पहले बताओ ये बात क्लियर है। चलिए जी, फिर हम कहते ये हैं कि हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से 1 रुपया भी ऊपर अगर फेयर वैल्यू गई तो वो तुम्हारे लगाए हुए पैसे नहीं है, वो तुम्हारा इंक्रीमेंटल गेन है। तो इंक्रीमेंटल गेन कहां जाएगा, OCI में। और आपका लॉस PNL में, आपका लॉस PNL में तब जाएगा जब वो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से नीचे आएगा। खुद लॉजिकली सोचो, खुद लॉजिकली सोचो कि आपके पास अगर 4 लाख रुपए की कॉस्ट थी, वो जेब से लगाए हुए पैसे थे, लगाए तो 5 थे सर, 1 लाख यूज हो गया, डेप्रिशिएट हो गया, उसके बेनिफिट्स आ गए। अब 4 लाख रुपए जेब से लगाए हुए पैसे हैं, अगर आपकी फेयर वैल्यू लेट से 350 हो गई तो क्या ये जेन्युइन पैसों को नुकसान है, तो 50 का क्या बुक करेंगे, रीवैल्यूएशन लॉस, कहां जाएगा ये, PNL में। पहले बताओ ये बात क्लियर है, हमने हल्का फुल्का रिवाइज कर लिया। अच्छा फिर मैंने कहा व्हाट इफ यही सिनेरियो होता, आपकी फेयर वैल्यू होती 450, तो 450, 50,000 का हम सरप्लस बुक करते हैं। और फिर सब्सिक्वेंट ईयर्स में इंक्रीमेंटल ट्रांसफर भी होता है। और अगर हमारा सब्सिक्वेंट ईयर्स में कोई लॉस आता है तो पहले हम देखते हैं क्या कोई सरप्लस मौजूद है, पहले उसको खत्म करते हैं और फिर कहाँ जाते हैं, PNL में। क्योंकि आप पहले जो इंक्रीमेंटल गेन बुक किया वो खत्म करो, और फिर जब जेन्युइन कॉस्ट से नीचे जाओगे तब लॉस बुक कर लेना। भाई ऑनलाइन वालों तुम सब ये बात क्लियर है, ये हल्का फुल्का आइडिया था रीवैल्यूएशन का, क्लियर है जी। यानी आपको हर साल रीवैल्यूएशन का बैलेंस भी मेंटेन करना होता है। चलिए जी अब आगे, हमने सबसे पहले क्या पिक किया जानी, कॉस्ट मॉडल पिक किया। कॉस्ट मॉडल के लिए ये कुछ स्टेप्स हैं जिसके बेसिस पे आप हर सवाल सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको ये कहा था कि आप जिस दिन एस्टिमेट का चेंज है उस दिन पीपी की कैरिंग अमाउंट निकाल लेना। पीपी की कैरिंग अमाउंट कह रहा हूँ, फेयर वैल्यू नहीं कह रहा, क्योंकि ये कॉस्ट मॉडल है। कैरिंग अमाउंट निकाल ली, मेरी एग्जांपल में वो 4 लाख, सही है। पर आपको ये याद होगा अब आपने डे 1 पे इनिशियल कॉस्ट ऑफ एसेट को तो कैपिटलाइज किया होगा, और प्रेजेंट वैल्यू प्रोविजन को भी क्या किया होगा, कैपिटलाइज किया होगा। अच्छा अब एक चीज सुनो, आपका एसेट साल के आखिर में डेप्रिसिएशन के बाद मौजूद होगा, ऐसा है, डेप्रिसिएशन के बाद मौजूद होगा, वो आएगा आपका कैरिंग अमाउंट। तो हमने सबसे पहले क्या चीज लिखी हुई, कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी, वो साल के आखिर की अमाउंट आ गई। एक चीज सुनो, दूसरी चीज वो कहता ये कि कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड प्रोविजन निकाल लो। याद रखना डे 1 पे जो प्रोविजन था वो नहीं रहेगा, वो ग्रो हो चुका होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस लगा होगा। अच्छा इसको मैं कहता हूँ कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड प्रोविजन। फिर मैं कहता हूँ इस दिन तुम्हें पता है कि ये जो तुम्हारे प्रोविजन की अमाउंट है
ये उस फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू है जो अब नहीं रही या वो ज्यादा हो चुकी है। तो फिर आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप जिस दिन ये रीअसेसमेंट हो रही है उसी दिन आप नई वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू लेंगे न्यू रेट से। कौन से रेट से? अगर तो नया रेट गिवन है, सही है जी। अगर आपके सामने आगे की फेयर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, रेट चेंज हो रहा है, तब भी इंपैक्ट आएगा। डिस्काउंटिंग की वजह से भी इंपैक्ट आता है, क्योंकि मैंने सिखाया था क्लास में आपको कि आपकी वैल्यू चेंज होती है तीन वजह से, या तो पैसे पे ही नहीं करने पड़े, या ज्यादा पे करने पड़े, या कम पे करने पड़े, और चौथी चीज है तो रेट चेंज हो जाए। तो ऐसी बात है, रेट चेंज होगा तो प्रेजेंट वैल्यू भी क्या होगी? चेंज होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है। आगे सुनना, मैंने ये कहा कि आपने प्रेजेंट वैल्यू ले ली नए रेट से रिवाइज वैल्यू की, तो आपको पता लग जाएगा आपकी लायबिलिटी है कितने पे, वो पहले निकाल ली थी, और होनी कितने पे चाहिए अभी निकाल ली। दोनों का जब डिफरेंस लोगे तो या तो लायबिलिटी इंक्रीज होते हुए दिखेगी। तो देखो चौथे पॉइंट में मैंने क्या कहा कि कंपेयर करेंगे ओल्ड प्रोविजन को न्यू प्रोविजन से। चलें जी, अब देखते हैं। जब आप देखें कि अगर आपका प्रोविजन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो मेरा दिमाग ये कहता है कि लायबिलिटी बढ़ रही है, और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। बात क्लियर है? चलिए जी, लायबिलिटी हो जाएगी क्रेडिट। अब एक और चीज सुने, अब मैं डेबिट करने लगा था लॉस, तो मुझे याद आया नहीं भाई ये तो एसेट की वजह से आया है, तो मेरे एसेट की कैरिंग अमाउंट में ये इंक्रीज ऐड हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली अब याद रखिएगा, अब आपकी डेप्रिसिएशन रिमेनिंग लाइफ पे होगी। एक बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूं, आपका एसेट, ये कैसा बोल रहे थे, किसने सीखा अभी रिसेंटली इधर। चलो जी इधर, अब मुझे एक बात बताओ, आप अपने एसेट को डेप्रिशिएट करने के लिए रिमेनिंग लाइफ जब जब यूज करेंगे, जब भी आपके एसेट की बेस चेंज हो जाए, फेयर वैल्यू में चेंज होती है, यस, इंपेयरमेंट में चेंज होती है, इसकी वजह से भी चेंज होती है। तो जब भी आपके एसेट की बेस चेंज हो जाए तो आपको क्या करना है? रिमेनिंग लाइफ से करना है। अब आपकी कैरिंग अमाउंट जो पुरानी वाली थी उसके अंदर ये चेंज ऐड करोगे, रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, आप उसको अकॉर्डिंगली डेप्रिशिएट करोगे पूरी लाइफ पे, रिमेनिंग पे, क्योंकि आप वो बेनिफिट्स नहीं रहे, अमाउंट चेंज हो चुकी है तो लाइफ भी नहीं होगी। क्लियर है? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, ये कोई मसला है यहाँ पे? तो सर इसकी ये आ गई डमी एंट्री। क्लियर है? ऑनलाइन तो जल्दी बता दो। क्लियर है जी? बेहतरीन। चलें जी आगे। फिर मैंने कहा व्हाट इफ मैं कंपेयर करूं और मेरा प्रोविजन क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। तो भाई डिक्रीज के केस में, पहले इसको छुपा देते हैं, पहले बता देते हैं इधर, डिक्रीज के केस में आपकी लायबिलिटी हो जाएगी डेबिट। सही है? मैं लॉस बुक करने लगा, गेन बुक करने लगा था, क्योंकि लायबिलिटी के कम होना है गेन, टेक्निकली गेन है ना। अब एक एक करके सुनो, जब मैं गेन रिकॉर्ड करने लगा था तो मुझे एक बात याद आई कि ये बल्ली आई थी एसिड की वजह से, तो मैं गेन क्यों बुक करूं? ये तो मैंने कैपिटलाइज कहां किया था? पीपी में। आपको फिर वो कहता ही है कि जितना पीपी है पहले उसको आप रिड्यूस करो। इसकी मैं बहुत अहम लॉजिक दे रहा हूँ अभी वापस से, जो पहले बता चुका हूँ, और जो लोगों को सिर्फ रटा लगी हुई होती है तो सुन लो आज। पीपी को कम करने का मतलब ये है कि फ्यूचर के आने वाले डेप्रिसिएशन को कम कर देना। बात आई समझ? पीपी को कम करने का मतलब यह है कि फ्यूचर में आने वाले डेप्रिसिएशन को कम करना। दैट मींस कि इस बेनिफिट को आप स्प्रेड कर रहे हो ओवर द यूजफुल लाइफ, इस बेनिफिट को स्प्रेड कर रहे हो, वन टाइम गेन बुक नहीं कर रहे। अच्छा, फिर क्या ऐसा भी सीन सीखा है हमने कि हो सकता है कि प्रोविजन इतने से डिक्रीज हो जाए कि एसेट की कैरिंग अमाउंट को पूरा खा जाए और एसेट क्या हो जाए? जीरो। तो मैंने यहाँ पे देखें लिख के भी दिया आप लोगों को कि पीपी उस हद तक क्रेडिट करना जितना वो मौजूद हो। लेट से एग्जांपल दे रहा हूं, आपका पुराना प्रोविजन था, एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत से सुनना, लिख नहीं रहा मैं। आपका जो ओल्ड प्रोविजन था वो था कोई 100 का, सही है? नया प्रोविजन जो है आपका 40 का है, तो कितने का डिक्रीज है? 60 का। तो आपने लायबिलिटी को डेबिट किया होगा 60 से, सही है? अब मैं क्रेडिट करने लगा था गेन, तो मैंने कहा ये बेनिफिट 1 साल का या ओवर द पीरियड, तो ओवर द पीरियड के चक्कर में मैं एसेट में ऐड कर दूंगा। अच्छा, मैंने देखा लायबिलिटी डेबिट हुई 60 से, जो केस करवा रहा हूं अभी, मेरे पास एसेट अवेलेबल है 30 का, तो पीबी 30 से कम करूं तो 60 से क्यों नहीं कर रहे? पीबी है ही नहीं। अच्छा, जब पीबी खत्म हो गया दैट मींस कि आपने अगले आने वाले कुछ सालों का डेप्रिसिएशन 30 पे सेव कर लिया, वो तो स्प्रेड हो गया, अब फिर भी गेन है, अब पीएनएल में जाएगा। यानी अब बात समझ आई? यानी अब जाएगा पीएनएल में, ये आ रहा पीएनएल में, कोई पंगा? हमने ये बिल्कुल समरी के तौर पे रिवाइज भी कर लिया, आप इसको भी एक नजर देखिएगा, एक 1037 और देखिए, ये समरी आपके लिए हेल्पफुल होगी इधर। चलिए जी, इसके बाद सर हमने ये कहा कि भाई क्या आप अपने एसेट को फेयर वैल्यू मॉडल पे रख सकते हैं?
अच्छा, फिर आपको मैंने एक चीज सिखाई थी लेक्चर्स के अंदर, मतलब एक क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ, वो तो क्लियर हो गया ना पीछे वाला मंजन। चलें जी आगे। अब मुझे एक बात बताओ सुकून से, अगर मैं ये कहूं तुम लोगों को कि क्या एक ही दिन पे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट यानी फेयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट और प्रोविजन का एस्टीमेट चेंज हो सकता है? अच्छा चलें जी, एक ही दिन पे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट भी चेंज हो सकती है और क्या चेंज हो सकता है? प्रोविजन का एस्टीमेट। चलो अब इसकी एक कहानी सुनाता हूं, फिर इसको मैं स्लाइड पे दिखा देता हूं, सुनिएगा। पहली चीज तुम्हें ये बता रहा हूं अभी कि आपने सबसे पहले एसेट को खरीदा, उसके प्रोविजन को कैपिटलाइज किया और डेप्रिशिएट कर लिया। अब आ गए पहले साल के आखिर में, आपको कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई मिल गई। बेहतरीन, आगे सुनिएगा। कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई मिल गई। अब जब कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई मिल गई, आपका अब जो मॉडल है वो फेयर वैल्यू मॉडल है। आपकी कैरिंग अमाउंट थी लेट से कोई 4 लाख रुपए, वही एग्जांपल, आपकी फेयर वैल्यू 6 लाख। पहले तो एक काम ये करो, अपने एसेट को फेयर वैल्यू पे ले जाओ। तो आपने सरप्लस कितने का बुक किया होगा? 2 लाख रुपए का। भाई ये तो बात समझ आती है। अच्छा, अब हुआ ये, समझना बात, हुआ ये कि आपको एक चीज याद दिला रहा हूं, हो सकता है आपको याद भी हो तो वापस भी रिकॉल हो जाएगी। बाज औकात आप फेयर वैल्यूएशन के लिए जो आपको एसेट की फेयर वैल्यू दी हुई होती है ना, वो नेट दी हुई होती है। याद आना चाहिए, तुम्हें याद होना चाहिए। अच्छा, आपको एसेट की फेयर वैल्यू नेट दी हुई होती है। नेट का मतलब होता है कि एसेट की कोई अमाउंट होगी ओरिजिनल, जिसमें से फ्यूचर के जो डिसमेंटलिंग की वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू माइनस हुई भी होगी। यानी आपको नेट वैल्यू बताने का मकसद ये होगा कि अगर जो भी ये बंदा एसेट खरीदेगा उसको नेट इतने का पड़ेगा, क्योंकि उसको बल्ली भी देनी है। पहले बताओ ये बात समझ आई? भाई लॉजिकल सी बात है, एसेट की फेयर वैल्यू नेट है ना। क्योंकि अगर मैं कोई फॉर एग्जांपल, समझना मेरी बात, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि एक कार खरीदने गया, उसकी वैल्यू है 7 लाख रुपए, उसमें खर्चा है 1 लाख का, तो मैं सामने वाले को यही, सुनना मेरी बात, सामने वाले को ये कहूंगा ना मैं 7 लाख तुझे क्यों दूं, इसमें तो 1 लाख का खर्चा है, तो मैं तुम्हें कितने दूंगा? 6 लाख। बात समझ आई? तो ये भी वही कॉन्सेप्ट है। पर अगर तुम एसेट की असल वैल्यू पूछो तो वो कितनी है? 7 लाख। तो इसमें जो ये प्रोविजन का खर्चा है वो क्या कर दो? ऐड बैक, क्योंकि एसेट एक अलग चीज है, खर्चा एक अलग चीज है, दोनों अलग अलग बातें हैं। चलिए जी, यानी आपको ख्याल रखना है फेयर वैल्यूएशन के लिए कि आपने एसेट की ओरिजिनल फेयर वैल्यू निकालने, इसको मैं कहता हूं ग्रॉस अमाउंट। क्या कहता हूं? क्योंकि एसेट डील होता है आईएस 16 के तहत, प्रोविजन डील होता है 37 के तहत, और उसका चेंज डील होता है IFRIC 1 के तहत। क्लियर है? तो भाई ये आपको सीक्वेंस याद होनी चाहिए। चलिए जी, यानी सर हमने सबसे पहले एसेट को फेयर वैल्यू पे लेके चले गए। भाई पर एसेट को फेयर वैल्यू पे लेके चले गए तो आपके, अच्छा एक और चीज, वेरी गुड, अभी ये तो बात याद आई बातों बातों में, तो सुनना, एक चीज तो आपको बताने ही भूल गया, एक चीज आपको जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि आपके एसेट की फेयर वैल्यू के अंदर जो नेट हुआ हुआ होगा नया प्रोविजन होगा। ये बात याद रखना। देखो फिर से वापस से, आपके एसेट की वैल्यू के अंदर, फेयर वैल्यू के अंदर जो प्रोविजन नेट हुआ हुआ होगा वो नया होगा पुराना होगा? नया इस शर्त पे होगा, एक बहुत अहम बात कह रहा हूं, नया इस शर्त पे होगा कि इस दिन एस्टिमेट चेंज हुआ हो। नया इस शर्त पे होगा कि इस दिन क्या चेंज हुआ हो। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि जिस दिन मैं फेयर वैल्यूएशन कर रहा हूं उस दिन एस्टिमेट चेंज नहीं हुआ, तो पुराना वाला होगा। भाई पहले बताओ ये बात क्लियर हो गई? तो देखो इस बात में बड़ा ख्याल रखना है कि नया कब होगा, पुराना कब होगा। नया इस केस में होगा जब उस दिन फेयर वैल्यू भी है और एस्टीमेट, मैंने से सवाल भी कराए थे, उसको एक नजर देखना तुम लोगों ने इधर। चलिए जी, बेहतरीन हो गया। अब आगे सुने, मैंने कहा मैंने एसेट की फेयर वैल्यू निकाल के, सरप्लस निकाल के साइड में रख दिया। अब मैंने कहा कि पुराना प्रोविजन की कैरिंग अमाउंट भी निकालूं, नए की भी निकाल लूंगा अलग से। तो नए की प्रोविजन की अमाउंट निकाली तो थी तुमने सर, वो अब तक आपने किसके लिए निकाली थी? फेयर वैल्यू के लिए। अब आप लायबिलिटी के चेंज के लिए निकालेंगे। क्लियर है जी? तो यहाँ पे स्टेप शो कर देता हूँ। कैलकुलेट करनी है कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी। आपको जी वैल्यू करना है एसेट फॉर कैलकुलेटिंग if revaluation and change in estimate are at the same date, use fair value of original asset if given net of provision। मैंने ये भी बता दिया आपको यहाँ पे कि भाई अगर net of provision होगी तो आप उसको क्या कर लेना? ग्रॉस। नशे में नहीं करना पेपर, अगर उसने लिख के दिया हुआ है कि टोटल फेयर वैल्यू है, फिर भी उसके अंदर नहीं घुसा देना हो। सही है? ये बात का ख्याल रखना है। सही है? क्योंकि होता है ऐसा जल्दबाजी में। इधर अब मुझे एक और बात बताओ, कैलकुलेट करनी है कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड प्रोविजन, ये वही है। कैलकुलेट करनी है न्यू अमाउंट ऑफ प्रोविजन, ये आ गया। फिर कंपेयर करना है पुराने को नए से। अभी भी कितने केसेस होंगे? 2 केसेस, या तो इंक्रीज या डिक्रीज। अब बहुत अहम बात, क्योंकि आखिरी पर समझिए फिर ये कंक्लूड हो जाएगा। इधर
अगर आपका प्रोविजन इंक्रीज हो रहा पवन, तो लायबिलिटी डेबिट करूं या क्रेडिट? क्रेडिट, यानी लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट, ऐसा ही है। चलिए जी, मान लिया भाई लायबिलिटी क्रेडिट, वेरी गुड पवन। अब सुनो पवन, मैं पीपी को डेबिट कर दूं, क्योंकि ये लायबिलिटी आई थी पीपी की वजह से, तो अब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको कहां डेबिट कर दूं? फेयर वैल्यू मॉडल है, तो क्या करेंगे यहाँ पे पवन? पवन भूल गया है? अब री वैल्यू सरप्लस को डेबिट कर देंगे। अच्छा, अब समझने की बात, सोचते हैं एक चीज। देखो, लायबिलिटी का इंक्रीज जो है टेक्निकली कंपनी का नुकसान है। बात आई समझ? भाई लायबिलिटी का इंक्रीज ऑनलाइन में, तो जल्दी बताओ, कंपनी का नुकसान है? अच्छा, कंपनी का नुकसान है, मैंने भी मान लिया। तो भाई लायबिलिटी का इंक्रीज जब कंपनी का नुकसान है, तो ये आया तो पीपी की वजह से। कॉस्ट मॉडल में तो मैंने पीपी को इंक्रीज कर दिया था, पर यहाँ पे एसेट ऑलरेडी किस पे कैरी हो रहा है? फेयर वैल्यू मॉडल पे। ऑनलाइन वाले पहले बताओ, ये बात समझ आई कि एसेट किस पे कैरी हो रहा है? अगर आपने फिर इसमें ये चिपका दिया तो वो औकात से बाहर चला जाएगा, तो आप एसेट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, फिर आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपके पास लॉस बुक करने से पहले जरा ये देखो क्या कोई सरप्लस गेन है, पहले तो उसको खत्म करो। तो सरप्लस को उस हद तक यूज करूंगा जितना अवेलेबल है, तो जितना अवेलेबल है मैंने उसको डेबिट कर दिया, बाकी क्या डेबिट हो गया? लॉस। क्या वो जेन्युइन लॉस होगा? वो जेन्युइन लॉस तब होगा जब पूरा सरप्लस खत्म हो जाए और पीपी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। पहले बताओ ये बात क्लियर है? और जल्दी बताओ तो ये बात क्लियर है? जल्दी से क्लियर है जी? बेहतरीन। अब आगे सुनना, व्हाट इफ, ये बहुत अहम चीज सिखा रहा हूं आखिर, ये फिर ये कॉन्सेप्ट ही खत्म। इधर सुनना सर, अगर मैं अब ये बात कहूं तुमसे कि डिक्रीज इन प्रोविजन, सही है, डिक्रीज, तो जब प्रोविजन डिक्रीज होगा तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? डेबिट। चलिए, लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी, मेक सेंस। अब मैं तुम लोगों से कुछ बातें कहूंगा तो पहले समझना, लायबिलिटी के डिक्रीज होने का मतलब है फायदा। लायबिलिटी के डिक्रीज होने का मतलब है फायदा, यानी लायबिलिटी हो गई डेबिट। अब सुनना, स्टैंडर्ड ये कहता है कि पहले वाले केस में, इससे पहले जो तुमने किया था उसमें तुमने पीपी को किया था क्रेडिट कॉस्ट मॉडल में, और पीपी को क्रेडिट उस हद तक किया था जितना वो अवेलेबल था। मैं एक बात कह रहा हूं, नहीं समझा तो हाथ क्या पूछना। क्या मैं कह सकता हूं कि कॉस्ट मॉडल के अंदर, कॉस्ट मॉडल के अंदर पीपी आपका मैक्सिमम हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पे होता है? मैक्सिमम किस पे होता है? उस हद तक पीपी लॉस एब्जॉर्ब कर लेता है, उस हद तक पीपी। उसके बाद कहाँ जाता है? पीएनएल में। उसके बाद कहाँ जाता है? पीएनएल में। ये बात समझ आई ऑनलाइन, तो तुम सबको ये बात क्लियर है? चलिए, यानी उसके बाद पीएनएल में जाता है, यानी उस हद तक कौन एब्जॉर्ब करेगा? पीपी करता है, सही है जी। यानी मैं ये कह सकता हूं पीपी की कैरिंग अमाउंट की हद तक पीएनएल हिट नहीं होगा, सही है। अब आगे सुनना, फिर आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपको जब एक बात पता है कि आपका पीपी ऑलरेडी फेयर वैल्यू मॉडल पे, आपका पीपी ऑलरेडी फेयर वैल्यू मॉडल पे, तो आप पीपी को कम नहीं कर सकते, तो फिर आपको लॉस भी बुक नहीं करना है, क्योंकि कॉस्ट मॉडल उसके कॉन्सेप्ट को मैच रखना है। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज दिखा रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ, सुनना। आपको स्टैंडर्ड ये कहता है सबसे पहले तो आप प्रोविजन को कर दो डेबिट, सही है। फिर आपको स्टैंडर्ड ये कहता है ये फायदा है आपका, यस, ये फायदा है आपका, यस, लायबिलिटी का कम होना। अब आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपने प्रीवियसली कभी लॉस बुक किया हो, ये बुक किया था लॉस, तो पहले इस लॉस को रिवर्स करना, तो आपका जेन्युइन गेन है। पहले बताओ हाँ या नहीं, ऑनलाइन में जल्दी बताओ, जेन्युइन गेन है ना? लायबिलिटी पहले ये कि रिवर्स करो, ऐसा ही है। अच्छा, फिर सुनो, फिर वो ये कह रहा है, फिर वो ये कह रहा है जब आपने ये गेन बुक कर लिया, अभी भी पीपी को नहीं छेड़ना, अब आप अपने सरप्लस को इंक्रीज करना। सरप्लस को इंक्रीज करने का मतलब यह है, सुनना, कि आप अपने पीएनएल को हिट नहीं कर रहे, अपने पीएनएल को हिट नहीं। अच्छा, मैं तुमसे एक चीज पूछ रहा हूं, सुनना, जैसे ही आपने सरप्लस को इंक्रीज करना है, पर सरप्लस को उस हद तक इंक्रीज करना है जितना हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है, यानी जितना पीपी कॉस्ट मॉडल में होता उस हद तक इंक्रीज करना है। अच्छा, आपका सरप्लस क्या हो जाएगा? अच्छा, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ एमसीक्यूज में अगर पूछे तो दिमाग घूम जाए बंदे का, एमसीक्यूज में ये पूछ सकता है कि सरप्लस कैन बी इंक्रीज बाय 2 रीजंस।
1 फेयर वैल्यू और डिक्रीज इन प्रोविजन, ऐसा है। तो ये बात याद रखना भाई, क्या सरप्लस दो वजह से इंक्रीज हो सकता है, पहला फेयर वैल्यू, दूसरा डिक्रीज इन प्रोविजन। इफ एसेट हैव बीन कैरीड एट फेयर वैल्यू, इफ एसेट हैव बीन कैरीड एट फेयर वैल्यू, तो देखो ये वहां पे दिमाग चलना चाहिए कि इसमें भी सरप्लस इंक्रीज हो सकता है। अच्छा सुनना, जैसे ये सरप्लस इंक्रीज हुआ, प्लीज सुनना, जैसे ये सरप्लस इंक्रीज हुआ अप टू द एक्सटेंट ऑफ एचसी है, तो अब मैं टेक्निकली तुम्हें बता रहा हूं मैंने किया क्या, सुनिएगा जानी, अब मैं तुम्हें टेक्निकली बता रहा हूं किया क्या। तुम्हारा एसिड क्या कम हुआ या अभी भी उतना ही है, अभी भी उतना ही है। एक एडिशनल नॉलेज सुनना, मैंने बताया भी है पहले, एसिड जब डेप्रिशिएट होगा तो उसकी फेयर वैल्यू होगी, ऐसा ही है। और लायबिलिटी का कम होना, लायबिलिटी का कम होना तुम्हारा गेन था, तुमने कहां फेंका, सरप्लस में। तो अब मुझे बताओ, यहां से जब तुम रिटेन अर्निंग में फेंकोगे तो वो नेट होता रहेगा। तो टेक्निकली तुमने इसके फायदे को भी स्प्रेड कर दिया, टेक्निकली तुमने इसके फायदे को भी स्प्रेड कर दिया। बात समझ आई? यानी भाई हम सिंपल सिंपल लगा रखें तो लॉजिकल सी बात है, प्रोविजन को करो डेबिट, पहले जितना प्रीवियसली कोई लॉस बुक हुआ उसको क्या करना। अच्छा, और मैंने तुम्हें ये भी चीज सिखाई थी, लॉस भले ही इंपेयरमेंट वाला बुक हुआ वो भी रिवर्स करना, लॉस इंपेयरमेंट वाला बुक हो यानी एचसीए से नीचे वाला भी हो तब भी रिवर्स कर देना, क्योंकि लायबिलिटी पे आने वाला फायदा है वो। चलें जी आगे, आपने पहले वो प्रीवियसली बुक किया हुआ लॉस रिवर्स किया जो कि जेन्युइन है, और उसके बाद आप गेन बुक करने लगे थे, आपको याद आया नहीं। पहले मैं रीवैल्यू सरप्लस को उस हद तक इंक्रीज करूंगा जितनी एचसी है, ताकि कॉस्ट मॉडल की इक्वल आ जाएगी, क्योंकि कॉस्ट मॉडल में भी एसेट की हद तक पीएनएल में चार्ज नहीं आता, क्योंकि उसका बेनिफिट स्प्रेड हो जाता है। इसमें भी टेक्निकली बेनिफिट स्प्रेड किया बस सरप्लस के तहत। चलें, अच्छा मैंने कहा फिर भी फायदा है, तो अब पीएनएल ऑनलाइन वालों तुम सब ये बात क्लियर है, सही है जी। जल्दी से बता दो ऑनलाइन वालों, ये तुम्हारे लिए मैक्सिमम समरी है इंटेंजिबल्स की, एसआईसी 32 की और इफ्रिक की, जल्दी बता दो, क्लियर है। अच्छा और एक और चीज, मैं मतलब तुम लोगों को एक वो सवाल भेज दूंगा, सुनना, जो 3 सवाल मैंने सीए फाइनल के करवाए थे, या खुदा के लिए उसको अपने हाथ से गुजार के जाना, सही है जी, हाई प्रोबेबिलिटी के वो सवाल आएंगे, सही है। अच्छे सवाल से, कुछ भी नहीं है उसमें यार, खाली अमाउंट से निकालनी है, बस रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, प्लीज करके जाना, सही है जी। अभी अभी तुम्हें सवाल मिल जाएंगे, जज़ाकल्लाह, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास प्रोबेबली मैं 5 से 6 घंटे की लगाऊंगा IAS 1 की, सही है जी, मिलते हैं जी। असलान वो भी करा देंगे, चलें जी, अल्लाह हाफिज।